चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था आपका टाइप ऑफ इमेज, रिफ्लेक्शन, लाइट और ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आज अपन बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर। पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर में क्या क्या चीजें होती हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेन मिरर की। इमेज formation by plane mirror, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो आपका प्लेन मिरर मान के चलो ये रखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी क्या है, प्लेन मिरर पे पॉलिश सरफेस क्या कर दी, पॉलिश कर दी। अब ऑब्जेक्ट चाहे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे कोई आपकी लीनियर ऑब्जेक्ट ले लो, कैसी भी ऑब्जेक्ट ले लो। मान के चलो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहां पर मैंने आपका क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। ठीक है, इसका इमेज फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कम से कम कितनी रेस की रिक्वायरमेंट होती है, दो की। दो से ज्यादा आप 3, 4, 5 इनफाइनाइट भी ले सकते हो। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मिनिमम रेज आर रिक्वायर्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो फॉर द इमेज फॉर्मेशन ओनली 2 रेज आर रिक्वायर्ड, या मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक रे हमने कैसे भेज दी, नॉर्मल पे भेज दी। तो जो लाइट रे नॉर्मल पे जाती है वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट आती है। दूसरी लाइट रे हमने कहां पर भेजी, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी आपके पोल पर भेज दी। ठीक है, ऊपर भेज दी। तो एक लाइट रे यहां से ऐसी गई। अच्छा, ये लाइट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे एक और लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये दोनों क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एक ये हो गई, ये एक ये हो गई। ये आगे बढ़ने पर कभी नहीं मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगी वहां पर आपको इमेज मिल जाएगी ए डैश बी डैश। तो आपका ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हाँ, इस डायग्राम में आपका एरो बनाना बहुत कंपलसरी है। विदाउट एरो आपका रे ऑप्टिक्स का कोई भी डायग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरो ही बताता है एक्चुअल में पाथ ऑफ रे क्या है। तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन बाय ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है या फिर अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by plane mirror। यानी प्लेन मिरर के कारण आपकी जो इमेज बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बन रही है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। फर्स्ट, ये कैसी है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। आप क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाकर किसी पॉइंट पर मिला रहे हो। तो ये ऐसी जो इमेज बनती है वो उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो क्या होगी, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is virtual and erect। इसके कारण जो इमेज बन रही है, प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है और सीधी बन रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम mirror is equal to distance of object from plane mirror। ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज की डिस्टेंस होगी, यानी ये जो डिस्टेंस होगी इसको अपन v बोलते हैं।
ठीक है। ये किसके बराबर होगी, ये u के बराबर होगी। थोड़ा सा डायग्राम मैंने सही नहीं बनाया, नहीं तो ये बिल्कुल बराबर आती। ये आपका डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए ये पास में लग रही है। ये आपको याद रखना है, डायग्राम बनाते समय आप थोड़ा सा ध्यान भी देंगे कि आपका जो v और u दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है कहां से, मिरर से, वो आपका ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं, द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर है तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाएगा। यानी आपका जो इमेज होगी वो किसके बराबर होगी, ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक चीज और आपकी क्लियर होती है, मींस मैग्निफिकेशन पावर ऑफ प्लेन मिरर इज +1। मतलब प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो, मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। मतलब इमेज ना तो बढ़ेगी ना छोटी होगी, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो गया, +1 हो गया। +1 मतलब कि ऑब्जेक्ट आपकी सीधी है तो इमेज भी आपकी क्या बन रही है, सीधी बन रही है, इसलिए आपका मैग्निफिकेशन +1 या 1 बोल रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द इमेज formed by plane mirror या mirror is laterally inverted. The image formed by plane mirror is laterally inverted, यानी प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब कि उसमें लेटरल इन्वर्जन पाया जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, द प्रोसेस in which left converted into right and vice versa in between object and image is known as lateral inversion। ठीक है, यानी आपका क्या होता है, लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो जाता है और राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मिरर में अगर मैं दाएं हाथ हिलाऊंगा तो मेरे को लगेगा कि जो सामने मेरी जो इमेज है वो कौन सा हैंड हिला रही है, बायां हैंड हिला रही है। ठीक है, और अगर मैं बायां हिलाऊंगा तो राइट हैंड वो हिलाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट जो होता है वो राइट दिखाई देता है। आपके लेटर भी आप देखेंगे मिरर में उल्टे लिखे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक चीज पूछे जाते हैं, इंग्लिश के वो अल्फाबेट बताओ जिन पर लिटरल इन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज सच दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लिटरल इन्वर्जन, मतलब उन पर लिटरल इन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उस टाइप के कितने लेटर होते हैं, तो एक तो होता है ए, एच, आई, एम, ओ, टी,
U V W X Y नहीं लिखेंगे, ये आपके वो इंग्लिश अल्फाबेट है जिन पर लेटरल इन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है क्लॉक। क्लॉक का कैसे, आपके अगर घड़ी में मान के चलो 3:30 बज रहे हैं, कितने 3:30 हो रहे हैं, तो आप अगर उसमें डायल जो है उसमें नंबर नहीं लिखे, केवल उनके जो आपकी डंडियां हैं केवल वो प्रेजेंट है। तो अगर आप उसकी इमेज मिरर में देखते हैं तो कितने बज रहे होंगे, तो 3:30 के बजते हैं 8:30, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा लॉजिकली आप दिमाग में घड़ी बनाकर भी इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताता हूं किस तरह से करना है। आपको 11:60 लिखना है, 12 घंटे होते हैं घड़ी में, 12 घंटे होते हैं, तो ये 11 और ये 60, तो ये 12 घंटे हो गए, ये 11। अब जो टाइम आपका है उसको यहां पर लिखो, जैसे मैं बोला 3:30, 3:30, इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 30 और ये आपका 8:30 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आपका 4:35 हो रहे हैं, तो यहां पर 4:35, तो आपका जो मिरर होगा उसमें क्या हो जाएगा, 7:25 हो जाएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, घड़ी वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं, जो भी टाइम है उसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको मिरर में जो होगा घड़ी उसका टाइम पता चल जाएगा। उल्टा भी हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी मिरर में देख गए, मिरर में आपको इतना दिखा, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो उसके लिए भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एनटीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। तो ये आपका लेटरल इन्वर्जन हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म हुआ है प्लेन मिरर का, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इफ ऑब्जेक्ट मूव विथ velocity u with respect to mirror, then the velocity of image is also u with respect to mirror, but ये मैंने 2 पॉइंट एक साथ ही कर दिए, but it is 2u with respect to ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी आपकी कोई ऑब्जेक्ट मिरर, प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी अगर मिरर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो u आएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यानी हमारे रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो 2u या -2u ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि वो जो मोशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए -2u ज्यादा करेक्ट होता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकली पूछा जाएगा तो उसमें 2u आप बोल सकते हो। तो आपकी जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि इफ अ पर्सन या ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो इसमें आपको माइंड से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, तो उसमें 2 मीटर पर सेकंड दिया है, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी यानी 4 मीटर पर सेकंड। अब टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है तो वो भी क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द मिरर ही आने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट अगर अपन बात करते हैं, 6 पॉइंट बात करूं, द मिनिमम और भी कई सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन आपके जो पूछे जाते हैं मैं केवल उन पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू रिक्वायर्ड
mirror required to see complete image of person by himself or herself। ठीक है, यानी अगर मैं अपनी इमेज को पूरी तरह से देखना चाहता हूं कि मैं पूरा ऊपर से लेके यहां से लेके नीचे तक पूरा अपने आप को देखना चाहता हूं, तो मिरर की मिनिमम हाइट क्या होगी, मतलब पहली बात तो मिनिमम हाइट के लिए उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लगाना पड़ेगा। कहां पर, हमारी आंखों से जितना ये ऊपर है इसकी हाइट की हाफ पर वो आपका सेट होना चाहिए और नीचे तक वो जाना चाहिए जहां तक वो पहुंच सके। तो मिनिमम हाइट कितनी होगी, तो मिनिमम हाइट क्या हो जाएगी h/2। अगर मेरी हाइट h है तो मिरर की कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए h/2, और उसको कहां पर लगाएंगे, मेरी आंखों से थोड़ा सा ऊपर, मतलब इसके मिडिल में लगाएंगे, तब जाके मेरे को ऊपर से लेके मैं अपने आप को पूरा देख पाऊंगा। पीछे वाली दीवार की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए फिर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी खुद की इमेज, यानी आप अपनी खुद की इमेज देखना चाहते हैं, तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट का h/2 होना चाहिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना कि अगर हम खुद की इमेज देख रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, h/2 हो जाएगी, ठीक है। और दीवार वाला जो क्वेश्चन होता है वो जनरली 12th क्लास यानी बोर्ड क्लास, मतलब ये हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। वहां पर डिस्टेंस कितने पार्ट पर आपने रखा हुआ, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं, ये आप अलग से लिख लेना स्टार्ट करके। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ mirror to see complete image of wall while standing 1/nth distance from mirror। ठीक है, यानी आपका ये मिरर है, ठीक है, इससे ये दीवार है, ये डिस्टेंस है जो भी है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो ये डिस्टेंस कितनी है, d/n दी गई है, ठीक है। तो इस मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होगी कि इसकी पूरी इमेज दिख जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, h डैश बराबर h/n+1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन में हायर क्लासेस में करवाता हूं, ठीक है, और जब 12th की क्लासेस लूंगा तब इसमें करवाऊंगा। लेकिन 10th वाले जो बच्चे हैं वो ये फॉर्मूला याद रख लेंगे। आपके जो एनटीएससी का एग्जामिनेशन होता है, अगर बहुत टफ पेपर बनाएंगे तो इस टाइप का पूछ सकते हैं। जनरली जो पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि अगर मैं अपनी इमेज देखना चाहता हूं तो मिनिमम हाइट क्या होगी, h/2। ये डिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन होता है जो पीछे की इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए होता है। इसमें डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपने आप को ही देख रहे हैं। हमारी आंखों से लाइट ले जाएगी, टकरा के हमारी आंखों तक ही आनी है, ये बॉडी की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर हम पीछे की चीज को देखना चाहते हैं तो फिर वहां पर एंगल वगैरह सबका फर्क पड़ता है, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको इस प्लेन मिरर के लिए याद रखने, ठीक है, तब जाके अपन आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार करके मैं लिख रहा हूं, याद रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ठीक है। जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है द
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। तो 3 पॉइंट आपको अभी याद रखने, एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ प्लेन मिरर +1, ठीक है। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू सी कंप्लीट इमेज बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज h/2, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जब अपन स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अभी बस आपको इतना याद रखना है, क्या, कि जो फोकल लेंथ होती है किसकी, प्लेन मिरर की, कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, प्लेन मिरर का, कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी। एक और पॉइंट है, इफ मिरर इज रोटेटेड by an angle theta keeping the direction of incident ray same, then reflected ray is rotated by an angle 2 theta, ठीक है। यानी आपने क्या किया, जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, मिरर को थोड़ा सा घुमाया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, लेकिन कितनी घूमेगी, डबल एंगल पे घूम जाएगी, 2 थीटा एंगल पे घूम जाएगी। यानी अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को 30 डिग्री पे घुमाना चाहता हूं तो मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा, 15 डिग्री। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि लाइट रे को इतना घुमाना है तो मिरर को कितना घुमाओगे, तो हाफ एंगल पे घुमा देना, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं कि मिरर को मैंने 30 डिग्री पे घुमा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने पे घूम जाएगी, 60 डिग्री पर घूम जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। मैं डायग्राम से समझाता हूं, आप समझिएगा। ये आपका प्लेन मिरर है, गौर से समझिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप डायग्राम देखने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूज कर देगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मिरर है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। तो जब ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये आई एंगल है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये जाएगी, ये भी आपका आई एंगल ही हो जाएगा, आई और आर बराबर होते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मैंने मिरर को घुमा दिया, मिरर को घुमा दिया, ये आपका नया मिरर हो गया, ठीक है। मिरर को कितने एंगल पे घुमाया, थीटा एंगल पे। तो नॉर्मल भी कितने पे घूम जाएगा, थीटा एंगल पे। ये O, ये A, ये B, ये N, ये एंडस, ठीक है। तो आपका थीटा पे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, पहले आई था, ये थीटा और घूम गया, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, आई प्लस थीटा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, इधर से जाएगी, कितने एंगल पे जाएगी, इस नॉर्मल से उतने ही एंगल पे जाएगी। तो अब नया एंगल क्या हो जाएगा, ये यहां से एंगल हो जाएगा आई प्लस थीटा, ये सी हो गया, ठीक। आपको एंगल कौन सा निकालना, बीओसी। तो आपको पता है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ बी, यानी आई प्लस आई एंगल ए ओ बी बराबर 2i। ये डेरिवेशन आपको करना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, बोर्ड के लिए, सॉरी मतलब आपके सहूलियत के लिए ये कैसे हुआ, ठीक है। बोर्ड में ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, इस पे डायरेक्ट ही आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आएगा, वो भी सीबीएसई बोर्ड में। एमपी बोर्ड में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं,
ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनटीएससी में ये पूछा जा सकता है। तो एओबी क्या हो गया 2 थीटा। अब एंगल एओसी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ एंडस प्लस एंगल एंडस ओ सी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए ओ एंडस क्या हो जाएगा आई प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा आई प्लस थीटा। तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा 2i प्लस 2 थीटा। आपको क्या चाहिए बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ सी माइनस एंगल ए ओ बी। ए ओ सी में से ए ओ बी घटा दो तो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2i प्लस 2 थीटा माइनस 2i। तो एंगल बी ओ सी बराबर 2 थीटा। तो यहां से आपको ये चीज देखने को मिली, क्या मिली बेटा देखने को, कि अगर आप मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर रहे हो, ठीक है, कि इस तरह से रोटेट कर रहे हो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल पे रोटेट हो जाएगा 2 थीटा पर रोटेट हो जाएगा। ये आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या टॉपिक खत्म होता है, प्लेन मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक खत्म होते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन और एक चीज याद रखनी है कि आपका जैसे प्लेन मिरर इस तरफ ऐसे रखा हुआ है, तो आप अगर लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो डिस्टेंस आपको लेना पॉजिटिव। लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्टेंस आपको लेना है नेगेटिव। ऊपर आपको लेना है पॉजिटिव, नीचे आपको लेना है नेगेटिव। मतलब साइन कन्वेंशन और मैं आपके लिए बता देता हूं यहां पर। साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया, चाहे आपका कोई सा भी मिरर हो, प्लेन मिरर ले लो, आपका कॉनकेव मिरर ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लो। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएंगे नेगेटिव, यानी द डायरेक्शन मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट साइन कन्वेंशन आर नेगेटिव। ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी जो डिस्टेंस है अगर लाइट की डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और जो डिस्टेंस लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है वो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट शुड बी टेकन पॉजिटिव एंड the distance which is measured in opposite direction of light are negative। मतलब कि क्या होता है, जो लाइट की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा और लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऊपर एक्सिस के ऊपर हाइट, ऊपर की तरफ जो हाइट मेजर हो रही है वो होगी पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो हाइट मेजर हो रही है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये होता है आपका साइन कन्वेंशन। प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन हो गया, उस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने इतना डिटेल में प्लेन मिरर को इसलिए ले गया हूं कि इससे अगर कोई छोटे से छोटा भी क्वेश्चन आपसे बनता है, कैसा भी क्वेश्चन आपसे बन जाए, आप यहां पर गलती ना करें। एक्चुअल में होता है कि स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं, आपका 90 मार्क्स तक तो कोई भी इजीली स्कोर कर सकता है थ्योरी पढ़ के सारे डेरिवेशन करके, लेकिन गलतियां कहां होती हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट यहां से पढ़ रहा है वो छोटी से छोटी गलती भी ना करे, इसलिए मैंने आपको एक एक छोटी से छोटी बात बताई, डिटेल में भी बताई। आपको ये चीजें हो सकता है कि जनरली थोड़ा सा ऐसा लगे कि सर ये बहुत भारी हो गया, इतना थोड़ी पूछा जाता है। भाई नहीं पूछा जाता, 1% भी अगर चांस हुए कि पूछा गया तो आप दिक्कत में नहीं आने चाहिए, आपको वो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अपन फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। अब अपन बात करते हैं आपके स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर,
ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या होता है द मिरर which is formed by a part of sphere is known as spherical mirror। ठीक है, मतलब ऐसा मिरर जो स्फीयर को काट के उसकी किसी पार्ट से बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द मिरर which is formed by a part of sphere is known as spherical mirror। मतलब ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर को काटकर उसके एक पार्ट से बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये आपके दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, ये लाइट को एक जगह पर कंसंट्रेट करने का काम करता है और ये लाइट को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी बेटा, कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है, तो द स्फेरिकल मिरर, ये स्फीयर हुआ, द स्फेरिकल मिरर which is painted from outside and polished from inner side, so that its inner surface act as reflecting surface is known as concave mirror। मतलब कि स्फीयर लिया, स्फीयर को एक छोटे से पार्ट में तोड़ने के बाद अगर इसके बाहर की तरफ पेंट कर दें और अंदर की तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें, जिससे कि अंदर की जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करेगी, तो इससे जो मिरर मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉनकेव mirror, the mirror which is formed by a part of sphere such that its outer surface is painted and inner surface is polished so that it acts as reflecting surface is known as concave mirror। ठीक है, उसके साथ अपन बात करते हैं convex mirror की। तो it is a spherical mirror so that its outer surface is polished and inner surface is painted so that outer surface act as reflecting surface is known as convex mirror। ये कॉनकेव हो गया। कॉनकेव आप समझना, केव मतलब होता है गुफा, जो अंदर की तरफ दबी हुई हो उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ, मतलब कॉनकेव मतलब दबा हुआ, कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मतलब जिसकी बाहर की सरफेस पॉलिश है, अंदर पेंट है, वो क्या है आपका, कॉन्वेक्स है। जिसका बाहर पेंट है, अंदर पॉलिश है, वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स
मिरर। अब इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इन्हीं डायग्राम में बता दूंगा हर एक चीज के। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर by which spherical mirror is formed, the center of sphere by which spherical mirror is formed is known as center of curvature। उस स्फीयर का सेंटर जिससे आपका स्फेरिकल मिरर बना है, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा? द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब उस स्फीयर का सेंटर जिससे आपका क्या होता है? स्फेरिकल मिरर बना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद क्या आता है? पोल। तो द ज्योमेट्रिकल सेंटर, स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मिरर जो आप काट के मिलेगा वो आपको सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। सर्कुलर फॉर्म में मतलब देखने में कैसा लगेगा? सर्कल जैसा लगेगा, छोटा सा सर्कल आपको मिल जाएगा। उस छोटे से सर्कल का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, दोनों तरफ क्या हो जाए? बराबर हो जाए। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। पोल हो गया। थर्ड आता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन ऐसी कोई दिखती नहीं, इमेजिनरी रहती। द इमेजिनरी लाइन which passes through pole and center of curvature is known as principal axis। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द इमेजिनरी लाइन which passes through pole and center of curvature is known as principal axis बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब अपन बात करते हैं फोर्थ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। या सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। मतलब स्फीयर की जो रेडियस होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे नोट करते हैं? कैपिटल आर से नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है
प्रिंसिपल फोकस। मैंने सारे चीजें इन्हीं डायग्राम में बना दी, आप चाहो तो हर एक के लिए अलग अलग बना सकते हो, जैसे बोर्ड में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है। मैं एक ही जगह मेंशन कर सकता हूं तो मैं एक ही जगह मेंशन करके आपको बता रहा हूं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब क्या होता है इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it passes through a point or appear to coming from a point, that point is known as principal focus, लाइट रे कहीं पर भी आए, बस आपकी क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, कहीं से भी आए, इस तरह से भी आ सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से होकर जाएगी या जिस पॉइंट से होकर आती हुई प्रतीत होगी, देखो कॉनकेव है तो ये तो कन्वर्स कर देगा, तो यहां पर तो लाइट रे एक पॉइंट से होकर जाएगी, यहां पर भी लाइट रे एक पॉइंट से होकर जाएगी, तो जिस पॉइंट से होकर जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। थोड़ा सा मैंने ये गलत बना दिया डायग्राम, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस एक्चुअल में क्या होता है, मिडिल पे होता है। तो जिस पॉइंट से होकर जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। यहां पर क्या होगी, वो इस तरह से चली जाएगी और जिस पॉइंट से वो आती हुई प्रतीत होगी वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। कंडीशन क्या है, लाइट रे मिरर पर कैसे इंसिडेंट होगी, कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से होकर जा रही है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से होकर जा रही है, जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, यानी पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपका इसको किससे नोट करते हैं, स्मॉल एफ से, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो इसका डेरिवेशन हम करवाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। 10th क्लास में जनरली रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है, डेराइव करने के लिए बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशन बहुत इजी होता है, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, यानी जो फोकल लेंथ होती है मिरर के लिए, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। स्मॉल एफ क्या होता है, r/2, या r जो होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ f। ठीक है, तो आपको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है तो फोकल लेंथ आप बता सकते हो, फोकल लेंथ दी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता सकते हो। ठीक है, एक चीज याद रखना, कॉनकेव मिरर के लिए ये लाइट इधर जा रही है, डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हो, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो स्टार में लिख देता हूं, फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ curvature is negative, and for
and radius of curvature is positive। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका पहले प्लेन मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने डिस्कस किए। फिर अपन ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ा, और उसमें यूज होने वाली टर्म पढ़ी। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसके बाद आपका इमेज फॉर्मेशन आता है, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आपके दोनों आ जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो दोनों रूल आपके हो जाते हैं। तो फर्स्ट रूल, इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर parallel to principal axis प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through focus or appear to be coming from focus, ठीक है। अगर कोई लाइट रे स्फेरिकल मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट होती है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो समझो, डायग्राम से बता रहा हूं, ये आपका क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बनाते समय ये याद रखना कि ये और ये बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए, क्योंकि ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये फर्स्ट रूल बोलता है। सेकंड रूल की अगर अपन बात करते हैं, तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बात कर लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरह से जाएगी कि हमको ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये दोनों पॉइंट आपके, मतलब दोनों मिरर के लिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, इफ लाइट रे passes through
सेंटर ऑफ कर्वेचर, then it return back on same path. ठीक है, अगर कोई लाइट रे इस तरह से मिरर पे इंसिडेंट हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके गिरेगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पर वापस लौट आएगी। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है कि जो रेडियस होती है, आप जब स्फीयर पढ़ोगे, आपने स्फीयर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो स्फीयर में आपको एक चीज बताई जाती है कि आपका क्या होता है कि जो रेडियस होती है वो आपके टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट से 90 डिग्री बनाती है, मतलब आपकी सरफेस के भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को जोड़ने वाली लाइन नॉर्मल की तरह वर्क करेगी। किसकी तरह वर्क करेगी? नॉर्मल की तरह वर्क करेगी। और ये आप अच्छे से जानते हो कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मल पर इंसिडेंट होती है तो वो जिस पाथ पे आई है वो उसी पाथ पे क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो आपका अगर कोई लाइट रे आपका, जैसे ये पोल हो गया, ये कॉन्केव मिरर है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई लाइट रे यहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो जिस पाथ पे वो गई है वो उसी पाथ पे लौट आई। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को आप जोड़ोगे तो ये रेडियस होगी, और रेडियस हमेशा सर्कल की टेंजेंट या स्फीयर की टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये नॉर्मल की तरह वर्क करता है। और लाइट रे अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो अगर लाइट रे कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है, अलग केस जो मैं बता रहा हूं, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई कि आगे बढ़ाने पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, जिस पाथ पे गई उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो ये आपका सेकंड रूल हो गया कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जिस पाथ पे आई उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट, if light ray passes through focus or incident on focus, if light ray passes through focus or incident on focus, then after reflection, it become parallel to principal axis। ठीक है, अगर कोई लाइट रे मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट होती है कि वो फोकस से होकर जा रही हो या फोकस पर इंसिडेंट हो रही हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, समझना क्या बोला, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई, प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर कॉन्वेक्स में बात करें तो ये कॉन्वेक्स रहा, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई है कि वो आगे जाके फोकस पे मिलेगी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया समझना, ये इस तरह से इंसिडेंट हुई है कि वो आगे जाके फोकस पर इंसिडेंट होगी, फोकस पर इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर
पैरेलल आई है तो फोकस से जाइए, और फोकस पे आई है तो पैरेलल हो जाएगी, वाइस वर्सा रहता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई है तो जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ये तीन तो मेन इंपोर्टेंट लॉ है जो मोस्ट ऑफ दी बुक्स में आपको मिल जाते हैं। चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूं, कई बुक्स में ये नहीं रहता लेकिन आप याद रखेंगे। इफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल at certain angle with principal axis, then it move away at same angle with प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, पोल पे किस तरह से इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो जितना एंगल बनाकर वो इंसिडेंट हुई है उतना ही एंगल बनाकर वो वापस चली जाएगी। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर, आई और आर। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स में भी आपका ऐसा ही होगा। ये आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने एंगल पे यहां पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। तो ये आई और ये आर। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन जो है वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। इतने रूल्स अच्छे से याद कर लेना क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाले हैं। इनके बिना रे डायग्राम आप नहीं बना पाओगे, रे डायग्राम आपका गलत बना मतलब सब कुछ आपका गलत हो जाएगा। तो एग्जैक्ट पोजीशन ये सब चीजें आपको पता नहीं चलेंगी। तो ये सारे रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बाकी सारे टॉपिक। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, ये आप मेरी मेहनत को भी एक आपका अप्रिसिएशन हो जाता है और आपकी तरफ से मेरे को सपोर्ट मिल जाता है कि नहीं सर आप ये चीजें अच्छा कर रहे हो तो और भी ये चीजें करिए, क्योंकि जिनको फायदा मिलना चाहिए भाई, आपको जरूरत नहीं है, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को जरूरत हो, आपका कोई भी रिलेटिव हो उसको जरूरत हो, तो उस चीज की मदद किसी ना किसी को जरूर मिलेगी। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आप दूसरे क्लास के हो और ये वीडियो आपके सामने आ रहा हो, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए कि जिसके काम का होगा ये उसको मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको लाइक और शेयर करोगे उतना ज्यादा ये बच्चों तक पहुंच पाएगा, जिसके लिए नेसेसरी उस तक पहुंच पाएगा। ये काम आप ही कर सकते हैं, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ कमी रह रही है, कुछ भी आपका सजेशन है तो कमेंट जरूर करिए। इवन आपको अगर अच्छा भी लग रहा है तो एटलीस्ट ये कमेंट करिए कि अच्छा वीडियो बन रहा है और अच्छा आप तक डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।